हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। आशा करता हूं अभी तक की जितनी मैंने टेस्ट सीरीज करवाई है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन करवाए सभी के सभी समझ में आ रहे होंगे। सभी को पॉइंट टॉपिक वाइज मैं क्लियर करता चल रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन करवाता हूं तो मेरा मेन मकसद यही होता है कि एक क्वेश्चन से जो टॉपिक निकल कर आया वहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपसे, वो क्लियर करना। और मेरा में ये नहीं है कि क्वेश्चन कराया, आंसर बताया, बात खत्म, अगले क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक है जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन उठाता है एग्जामिनर। ठीक है, ये मैंने सभी पेपरों में देखा है, एनालिसिस किए हैं। ठीक है, तो सभी चीजों को ध्यानपूर्वक रखते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, नगरम के संदर्भ में क्या सत्य है। अब नगरम क्या है? ये एक व्यापारी हुआ करते थे चोल साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, नगरम समझ जाओ, यह धनी किसानों का संघ था। वह शहर में प्रशासनिक कार्य करते थे। तो ये धनी किसानों का संघ तो बिल्कुल गलत हो जाता है, तो रह कौन सा जाता है? दूसरा। तो केवल दो, मतलब राइट आंसर हो जाता है, वह शहरों में प्रशासनिक कार्य भी करते थे व्यापारी के साथ साथ। आइए थोड़ा मैं बता दूं इनके बारे में कि व्यापारियों के संघ के नागरम के रूप में जाना जाता था। वे कभी कभी शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। ऐसा ये तमिल की साइड, जो साउथ इंडियन है, उस समय तमिल के देशों में हुआ करते थे ये। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, चोल साम्राज्य के अंतर्गत ये नागरम नाम के व्यापारी हुआ करते थे या संघ हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अग्निकुंड कहां पर पाए गए थे? ये इंपोर्टेंट है। लोथल और धोलावीरा में, धोलावीरा मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो कालीबंगन में, या फिर कालीबंगन लोथल में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, कालीबंगन और बांगन और लोथल के अंतर्गत अग्निकुंड पाए गए हैं। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, सभी के सभी स्थलों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर चुका हूँ। ठीक है, यहीं पर मतलब कि जो अग्निकुंड थे इनमें बलि दी जाती थी, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुहार एक बंदरगाह था, चेरा, पांड्या, चोल या सातवाहन। अब पुहार, पुहार से सभी को पता होगा, पुहार, पुहार जो एक बंदरगाह वो चोलों के अंतर्गत थी। ये सभी में पहले चोल, चोल 2-3 दिन से चोल ही साम्राज्य चल रहा है। ठीक है, तो पुहार एक बंदरगाह हुआ करती थी, वो चोलों की थी। आइए मैं थोड़ा और बता दूं इनके बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में। क्या है, चोल जो है, चेरा और पांड्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत के शक्तिशाली वंशज थे, या फिर इनका अपना शक्तिशाली शासन हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि साउथ इंडियन साइड की तीन प्रमुख, प्रत्येक के पास शक्ति के केंद्र दो थे। एक अंतरदेशीय जो अंदर की तरफ, एक तट पर थे, दो केंद्र हुआ करते थे। ठीक है, इन 6 शहरों में से दो महत्वपूर्ण थे, जो कि पुहार और कावेरीपट्टनम था। ठीक है, चोलों के बंदरगाह आपको बता दूं मदुरई पांड्य की राजधानी हुआ करती थी, जो मैंने अभी बताया अपने अपने भाइयों को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी के सभी इसी पॉइंट, इसी जो मैंने पॉइंट लिखा है इसमें क्लियर कर दिए हैं और क्लियर हो भी गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में मगध की राजधानी, प्रारंभ में मगध की राजधानी की थी, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, राजगृह है या उज्जैन है। सभी को पता है मगध की राजधानी राजगृह थी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्र बनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार करवा चुका हूँ। बिहार में राजगृह है, वर्तमान में राजगृह कहते हैं इसको। ठीक है, मगध की राजधानी हुआ करती थी। ये सभी इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्थानांतरित करके ये पाटलिपुत्र में बदल दी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह पता करना। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। दंतिदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यहाँ पर दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाते हैं, दोनों के दोनों 1 और 2 दोनों ही सत्य हो जाते हैं। राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीनस्थ थे। राष्ट्रकूट कहाँ पर? राष्ट्रकूट जो कि दक्कन में हुआ करते थे, वो कर्नाटक में रह रहे चालुक्य वंश के अधीनस्थ थे। ये आपको पता, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, फिर बता दूं, प्रारंभ में दक्कन में राष्ट्रकूट जो कर्नाटक के चालुक्य के अधीन हुआ करते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने चालुक्य अधिपति को पराजित किया और हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया। अनुष्ठान मतलब यज्ञ करा, बहुत बढ़ाया। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों के दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस भाई की महत्वाकांक्षाओं ने अफगान प्रतियोगियों के विरुद्ध हुमायूं के कार्यों को कमजोर किया? हुमायूं का बाप कौन? बाबर, पिताश्री जो, और हुमायूं के बेटा जो कौन था? वो अकबर। ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने बताया हुआ ट्रिक वाइज भी। तो मिर्जा कामरान की कमजोरी थी, ये आपको पता होनी चाहिए। मिर्जा कामरान, हुमायूं ने अपने पिता की इच्छा अनुसार, पिता कौन हुआ? बाबर। ठीक है, इच्छा अनुसार अपनी विरासत को विभाजित किया सभी भाइयों में और एक दे दिया था। मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा को अफगान प्रतियोगियों के विरुद्ध हुमायूं के कार्यों को कमजोर कर दिया था। ये आपको पता होनी चाहिए। मिर्जा कामरान उनमें से एक था, जो उसका भाई था हुमायूं का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब चलो ये मुझे बताना सर्च करके कुछ भी करके, हुमायूं कितने भाई थे, ठीक है। उनके नाम कौन कौन थे। चलो, मुगलों ने मनसबदार, मनसबदार का मतलब क्या होता है, मनसबदार मतलब एक पद, ठीक है, मुगलों के टाइम का। प्रणाली में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किसको निर्धारित नहीं किया जाता, ये मतलब निर्धारित कर के रूप में इंपॉर्टेंट है, ये पद है, वेतन है, सैन्य उत्तरदायी है, कृषि उपज पर कर है। तो कृषि उपज पर कर इज द राइट आंसर हो जाता है। आइए मैं थोड़ा बता देता हूं इसके बारे में, ठीक है। मनसबदार जो है, एक मिनट रुके, मनसबदार जो शब्द है, इसका प्रयोग मुगलों के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हों कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे, जो कि तीनों दिए, लेकिन कृषि की बात नहीं है वहां पर। पद और वेतन के निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में भी अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बता दिया। ऑप्शन में जितने भी यूज किए हैं वो आप यहाँ पर कृषि कृषि उपज की बात नहीं हुई, कृषि उपज पर कर जो इसकी बात नहीं है, तीनों के पद की, वेतन की और थर्ड सैन्य उत्तरदायित्व की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने किस जनजाति को हराया था, ठीक है। सेनापति कौन था, मानसिंह। आपको पता होना चाहिए अकबर के कितने रतन थे, ये इन कमेंट मुझे बताना। बलूच, चेरो, भीड़ और खोकर, मतलब चेरो को हराया था, बता दूं झारखंड के आसपास की ये इलाका थे, प्रजाति रहा करती थी, पनप रही थी उस समय, ठीक है। मौजूदा जो बिहार है, झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी के तक चेर सरदार शाहिदों के उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। ये आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिरसा के अनुयायी कौन थे, बिरसा मुंडा जो है ना, बिरसा मुंडा आप सभी जानते हो, 15 नवंबर को जयंती बनाई गई उनकी, ठीक है। तो उनके अनुयायी कौन हुआ करते थे, जनजातियों की आवाज उठाई उन्होंने, अपने मतलब आदिवासियों को उनको दिखाया कि हम किस प्रकार से रह रहे हैं, उन्होंने आवाज क्यों उठाई उनकी को, ठीक है। तो बिरसा के अनुयायी हुआ कौन करते थे, वो थे उर्राव और संताल, और सभी के सभी गलत हो जाते हैं यहाँ पर, ए, बी और डी, ठीक है। मैं थोड़ा इनके बारे में जिक्र कर दूं। बिरसा का जन्म मुंडियों के परिवार में हुआ था, एक आदिवासी समूह जो छोटा नागौर में रहता है, और लेकिन उनके अनुयायी के में क्षेत्र के अन्य आदिवासी जो हुआ करते थे वो संताल थे और उर्राव शामिल थे, ठीक है। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को क्रम वाइज पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये केयरफुली पढ़ना है। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्धारित किया था कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होगा। गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने घोषणा की, एक कार्नवालिस ने घोषणा की, अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर मैं बता दूं, सत्य की बात पूछे तो यहाँ पर राइट आंसर रहता है एक, मतलब केवल ओनली वन, ठीक है। गवर्नर जनरल कार्नवालिस ने घोषणा नहीं की थी, लॉर्ड डलहौजी ने ये घोषणा की थी, ठीक है। थोड़ा यहाँ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अधिकार वहीं जो हुआ करते थे, जो क्षेत्र थे, एक अवध था, उनमें से वर्ष 1801 में अवध पर एक सहायक गठबंधन लागू किया गया था। 1856 में इसे वापस ले लिया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की, लॉर्ड डलहौजी ने, किसने, डलहौजी जी ने घोषणा की कि इस क्षेत्र पर अन्यायपूर्वक राज किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। अब बात करूं सेकंड पॉइंट की, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंश में किसी को भी राजा की मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। आप सभी को पता होनी चाहिए इनके बारे में, ये पहले वायसराय थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉर्ड कैनिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया गया विधवाओं में पुनर्विवाह, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बता दिया है मैंने। तो यहाँ पर ओनली वन सत्य है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, मैंने पॉइंट वाइज भी क्लियर कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती, एक और विधवा हो जाती थी, तो आप सभी को पता सती प्रथा थी उस समय, ठीक है। तो विधवाएं जो विधवा हो जाती थी, उनका पुनर्विवाह की आवाज उठाने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी
दयानंद जी, या फिर पंडित रामाबाई। तो मैं बता दूं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को मतलब कि उनको सुझाव दिया कि वो दोबारा से शादी कर सकती हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं दूसरे जीवन साथी के साथ। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करके सुझाव दिया कि विधवाओं का पुनर्विवाह हो सकता है। उन्होंने ब्रिटिश लोगों से ब्रिटिश अधिकारियों को सुझाव दिया और 1856 में विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देते हुए एक कानून पारित किया जो विधवाओं को पुनर्विवाह के खिलाफ थे। उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया गया इस चीज को लेकर के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 1856 विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ठीक है, और किसने? विद्यासागर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इलवर्ट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इंपोर्टेंट है। इलवर्ट बिल कब आया? इलवर्ट बिल जिसको नहीं पता 1883-84 के लगभग आया था ये। ठीक है, इलवर्ट बिल वो बिल है, मैं बताऊंगा, इसने भारतीयों को हथियार रखने का प्रतिबंध लगाया था। क्या ये ठीक है? आप यदि समाचार पत्रों में कुछ भी ऐसा प्रकाशित किया जा सके कि आपत्तिजनक है, तो ब्रिटिश कर के माध्यम से प्रिंटिश प्रेस को जब्त कर सकते थे। क्या ये सत्य है? या फिर भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमे चला सकते? क्या सत्य है? या सती प्रथा का उन्मूलन करता था ये एक्ट या इलिबर्ट बिल? ठीक है, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ है 1883 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने इलिबर्ट बिल प्रस्तुत किया। इलिबर्ट बिल में क्या होता था कि कोई भी मुकदमा हो जाता था ना भारत पर, भारतीयों पर, या जो अत्याचार करते थे अंग्रेज, तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं होता था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसको लेकर के इलवर्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, जिसको लेकर के बहुत रोड़े हुए। इस विधेयक में प्रावधान किया कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों को मुकदमा चला सकते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको। ठीक है, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इसका काफी विरोध किया था, इसलिए इलवर्ट बिल याद किया जाता है 1883 के अंतर्गत। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप सभी के, और किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आई किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत, मेरे भाई मुझसे प्रेम पूर्वक आराम से टेलीग्राम से, इंस्टा से, किसी प्रकार से मुझसे संपर्क करके पूछ सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से गाइडेंस लेनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? कौन हो ऐसा? जॉन जंग है, वास्को डी गामा है, क्रिस्टोफर कोलंबस है, फाजियन है। तो आप सभी को पता होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। वास्को डी गामा कब आया भारत में, ये आप सभी को पता होगी, इन कमेंट मुझे बताना। क्रिस्टोफर कोलंबस आना तो चाहता था भारत पर, लेकिन ये चला गया कहाँ पर? सीधा वेस्ट इंडीज। ठीक है, मतलब वेस्टर्न तरफ, पश्चिमी तरफ। तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक इतालवी खोजकर्ता, नाविक, उपनिवेशक और जेनेवा गणराज्य के नागरिक थे। ये इंपोर्टेंट है, जेनेवा गणराज्य के, यहाँ से क्वेश्चन आया है। स्पेन के कैथोलिक सम्राटों के तत्काल में उन्होंने अटलांटिक महासागर की 4 यात्राएं पूरी की, और कोलंबस ने पश्चिम की ओर नौकायन करके, ईस्ट नौकायन मतलब कि वही नाव के थ्रू जा करके ईस्ट इंडिया तक पहुंचने का प्रस्ताव रखा, और अंततः इसे स्पेनिश क्राउन का समर्थन मिला, जिसने एक नई पश्चिम की ओर मार्ग का माध्यम से एशिया साथ मसाला व्यापार भी प्रवेश करने का मौका दिया था। ये आपको पता होना चाहिए कि कोलंबस द्वारा ये मसाला व्यापार होने लगा था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दृक्ष कृषि या विटिकल्चर का अर्थ? विटिकल्चर से तुरंत समझ जाएगा, मत्स्य पालन है, रेशमी के कीड़ों का पालन है, या फिर पक्षियों का रखना पालन है, या फिर अंगूर की खेती। सभी को पता अंगूर की खेती इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड मतलब बैकबोन कहा जाता है? सूचना उद्योग को, कपड़ा उद्योग, कृषि, लौह इस्पात। सिंपल है, डी इज द राइट आंसर होता है। लौह और इस्पात उद्योग आज के समय में आधुनिक मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां ऐतिहासिक पर्याय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं, या फिर अतीत के समृद्ध शेष अवशेष मिलते हैं, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं। ऐतिहासिक स्थल कौन सा? जहां पर अतीत के समृद्ध शेष अवशेष मिलते हैं, वही ऐतिहासिक स्थल कहलाता है, आप सभी को पता होगी। ठीक है, ऐसा ही मैंने इसमें लिखा है कि एक ऐतिहासिक स्थल वह जगह है जहां अतीत के अवशेष पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने? कित्तूर की तरफ से कौन लड़ रही थी इनमें से? अहिल्याबाई होलकर जी, या रानी लक्ष्मीबाई, या फिर रानी चेन्नम्मा,
नाना फादिनेस, अब सभी को पता होगी रानी चेन्नम्मा इज द राइट आंसर हो जाता है। रानी रानी लक्ष्मीबाई झांसी की तरफ से लड़ी थी, सभी को पता होगी इनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल माना जाता है या पुरापाषाण स्थल का रूप है? इमामगांव है, हल्लर है, भीमबेटका है, सभी को पता है इसके बारे में। भीमबेटका, भीमबेटका कहाँ पर है? इन कमेंट मुझे बताना किस स्टेट में पाया जाता है भीमबेटका, किस लिए प्रसिद्ध है? ये सभी चीजें सभी टेस्ट सीरीज में मैंने करवाई पिछली में, ठीक है। भीमबेटका आप सभी को पता होगी, भीमबेटका एक पुरापाषाण स्थल है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण क्या है? अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का, या फिर मिश्रण है मतलब कि तुर्की व अफगानी शैलियों का या तुर्की और फारसी शैलियों को? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है फिलहाल फारसी और भारतीय शैलियों का एक मिश्रण हुआ करती थी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मुगल वास्तुकला मुगलों द्वारा 16वीं 17वीं और 18वीं शताब्दी में विकसित एक वस्तु शिल्प शैली थी और यह इस्लामी, फारसी, भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण था। तीनों को याद कर लेना, इस्लामी है, फारसी है, भारतीय है। आपका ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन 1920 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्यों शुरू किया गया था? इनमें से कोई ऑप्शन आपको लगे उसको राइट करो। भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए था, बिल्कुल गलत है ये तो। राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए था, ये राइट आंसर हो जाता है। मुस्लिम लीग आंदोलन, ये भी गलत हो जाता है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। खिलाफत आंदोलन आप सभी को पता होगी, दो भाई थे वो। अच्छा वो दो भाई कौन थे? इन कमेंट मुझे बताना, जो तुर्की के खलीफा के खिलाफ हुआ करते, मतलब उसी पद को लेकर के, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि खिलाफत आंदोलन 1919-1924 तक भारत में मुख्यतः मुसलमान द्वारा चला गया था, राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। आपको अगर किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत कोई संकेत या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही हो मेरे भाई, तो मुझे कृपया करके मुझे बता सकता है, ठीक है। आप ये न जाने कि मैं क्वेश्चनों को कम करवा रहा हूँ भाई, मैं क्वेश्चन तो कम करवा रहा हूँ पर इनमें टाइम लगा है। इनके पॉइंटों को एनालिसिस करता हूँ, उनको क्या कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डालूं तो फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ा है, उनके टॉपिक निकाले, टॉपिक में से क्वेश्चन आपके सामने लिख रख रहा हूँ और इन टॉपिकों में से कई क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है भाई। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं आप ये ना जाने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवा भाई, उन पर ही आधारित क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। ये ध्यानपूर्वक ध्यान रखना अपने दिमाग में, ठीक है। तो आज की क्लास के अंतर्गत इतने ही क्वेश्चन थे। विदा लूंगा अपने भाइयों से, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत सॉलिड क्वेश्चनों के साथ।